Hello everyone. Today we are going to start a new poem from our English main textbook of class 10th, and the name of the poem is Dust of Snow, written by one of the important writers of English literature. He is no other than रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ऑलरेडी हमने एक क्लास 9th में एक पोएम पढ़ लिया, जिस पोएम का नाम द रोड नॉट टेकन। अब इस पोएम में जो टाइटल दिया गया डस्ट ऑफ स्नो, इसका हम पहले मीनिंग देख लेंगे। डस्ट इसका मतलब होगा टाइनी पार्टिकल्स, जो छोटा पार्टिकल्स होता है, दैट इज़ कॉल्ड डस्ट। एंड इसका और एक मीनिंग हो सकता है स्नो फ्लेक्स। अब स्नो एक्चुअली में क्या होगा? स्नो एक्चुअली में अ पार्ट ऑफ नेचर। तो हम देखेंगे इस पोएम में कि स्नो को एज अ पार्ट ऑफ नेचर किस वे में रिप्रेजेंट किया गया एंड इसका इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या होगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द पोएम हमें और एक चीज़ देखना होगा यहाँ पर कि द सेटिंग और कंटेक्स्ट ऑफ दिस पोएम। अगर इस पोएम का सेटिंग या तो कंटेक्स्ट अगर एक बार क्लियर हो गया तो इट विल बी वेरी मच ईजियर टू अंडरस्टैंड द होल पोएम। सो बिफोर स्टार्टिंग द पोएम हम एक बार सेटिंग या तो कंटेक्स्ट को देख लेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि मुझे यहाँ पर इनका नाम भी लिखना होगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हंसना मत, यस। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो क्या थे, एक दिन ही वॉज वेरी अपसेट। कोई भी रीज़न हो सकता है हमारे लाइफ में, कभी ना कभी हम थोड़ा बहुत सैड अपसेट हो ही जाते हैं। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक दिन बहुत ज़्यादा अपसेट थे एंड रास्ते पे वो अकेले चल रहे थे एंड रास्ते पे अचानक उसने देख लिया कि देयर वॉज अ हेमलॉक ट्री एंड उसी हेमलॉक ट्री के नीचे वो खड़े हो गए। अब जो हेमलॉक ट्री था, यहाँ पर हेमलॉक ट्री इसका नाम भी मुझे लिखना होगा, आप कनेक्ट कर पाओगे तभी। हेमलॉक ट्री। अब ये जो हेमलॉक ट्री था, दिस हेमलॉक ट्री वॉज टोटली कवर्ड विथ स्नो, फिल्ड विथ स्नो। अब इसी हेमलॉक ट्री के ऊपर देयर वॉज अ बर्ड। यहाँ पर मान लो कि देयर वॉज अ बर्ड क्रो। जस्ट इमेजिन कि दिस इज अ बर्ड क्रो। एंड इस बर्ड ने क्या किया, सुक डाउन, गिरा दिया। क्या गिरा दिया? सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो। कहाँ से गिरा दिया था? फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। एंड कुछ पार्टिकल्स जो हमारे पोएट हु वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, उनके ऊपर यहाँ पर गिर गया। एंड इससे पहले हमने देखा था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे। अब क्या हो चुका था कि जैसे उनके ऊपर थोड़ा बहुत पार्टिकल्स गिर गया, देयर वॉज अ सडन चेंज इन हिज मूड। पहले हमने देखा कि अपसेट थे, अब क्या हो गया था कि अब वो थोड़ा बहुत हैप्पी हो गए थे वो। अब ये हैप्पी होने का रीज़न क्या था? ओनली बिकॉज ऑफ द स्नोफ्लेक्स। बस इतना ही दिया गया इस पोएम में, इससे आगे और कुछ नहीं है। लेकिन इस पोएम में और 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमें याद रखना होगा, हमें अच्छे से जानना होगा। एंड वो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानने से पहले हम एक काम करेंगे, इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे। और अगर आपको ये सेटिंग क्लियर हो चुका है, देन आई होप कि देयर विल बी नो डिफ़िकल्टी, नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस लाइन्स। चलो हम लाइन बाय लाइन देखते हैं फिर। फर्स्ट लाइन पे दिया गया, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द वे, जिस वे में अ क्रो, जैसे हमने देख लिया यहाँ पर एक क्रो बर्ड, उसने क्या किया, सुक डाउन, गिरा दिया। हमने देखा ना यहाँ पर गिरा दिया। ऑन मी, हमारे पोइट के ऊपर गिरा दिया था द डस्ट ऑफ स्नो। स्नो का जो पार्ट्स होता है, जो स्नो फ्लेक्स, उनके ऊपर गिरा दिया था। कहाँ से गिरा दिया था? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इस हेमलॉक ट्री, जो हेमलॉक ट्री पूरा फील्ड था स्नो से। एंड जो हमारे पोएट यहाँ पर अपसेट थे। सो आई होप फर्स्ट स्टैंजा क्लियर, कि हमारे पोएट अपसेट थे एंड वहाँ पर ही वॉज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री एंड सडनली एक क्रो बर्ड ने क्या किया, हमारे पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरा दिया था। अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना होगा कि रिलेटेड टू क्रो, कि क्रो, इसका पोजीशन के बारे में 2-3 रीज़न हो सकते हैं कि वो विंटर का टाइम था एंड क्रो हो सकते हैं वहाँ पर आके बैठ गया था वहाँ पर कि कोई भी ब्रांच के ऊपर। या तो ये भी हो सकता है कि क्रो ऑलरेडी वहाँ पर उसी ब्रांच पे था एंड ही वॉज शिवरिंग,
बिकॉज ऑफ कोल्ड, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, तो हो सकता है कि वो अपना पोजीशन यहाँ पर फिक्स कर रहा था वो, या तो ये भी हो सकता था कि वो ऑलरेडी वहाँ पर था एंड वहाँ से जाने के लिए रेडी था, उस ट्री से वो जाने के लिए रेडी था। सो यहाँ पर दो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकता है, जो भी रीज़न होगा यहाँ पर पोइट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिर गया था। एंड जैसे डस्ट ऑफ स्नो गिर गया था, अब आगे देखेंगे हम सेकंड स्टैंजा में। हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे हार्ट में, मेरे मूड में अ चेंज ऑफ मूड, एक चेंज आ गया था। हमने देखा था ना यहाँ पर कि देयर वॉज अ सडन चेंज ऑफ मूड, कितना एक मूड में चेंज आ गया था। एंड फाइनली लास्ट टू लाइन्स, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। रूड का मतलब लैमेंटेशन करना, मैं फालतू में लैमेंटेशन करते करते मैंने कुछ टाइम को बर्बाद कर दिया था। कि मान लो, इमेजिन कि मॉर्निंग टू आफ्टरनून टाइम 6-7 घंटे उन्होंने क्या किया, फालतू टाइम वेस्ट कर दिया, रिग्रेट कर किया था उन्होंने, अपसेट थे वो, उनका मूड सही नहीं था। लेकिन अभी क्या हो चुका है, उनका मूड सही हो गया। तो हम मान सकते हैं कि आफ्टरनून से बाकी का टाइम, रात तक, नाइट तक, बाकी टाइम तो हैप्पीली लीड कर सकते हो, बाकी टाइम तो उनका मूड सही हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर हमने देख लिया कि जो नेचर का पार्ट हमने तो पहले ही देखा था, पार्ट ऑफ नेचर स्नो, इसको बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया, ये शो करने के लिए कि इसका इंपॉर्टेंस या तो सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है एक पर्सन के मूड को चेंज करने के लिए। तो हमने इस पोएम को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर इस पोएम में हम टोटल 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ क्रो एंड हेमलॉक ट्री। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि क्रो एंड हेमलॉक ट्री के इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस के बारे में। क्रो एंड हेमलॉक ट्री, अब सबको पता है कि क्रो एक ब्लैक कलर्ड का बर्ड है, एंड ब्लैक कलर्ड का बर्ड, एंड जनरली द पोइट्स अवॉइड क्रो, सच टाइप ऑफ बर्ड्स को अवॉइड किया जाता है। देखना कि मैक्सिमम पोएम्स में नाइटिंगेल या तो पैरट या तो कोको ऐसे ऐसे बर्ड्स को यूज़ किया जाता है। लेकिन फिर भी इस पोएम में ब्लैक कलर्ड का बर्ड जो एक्चुअल में एक ओमिनस माना जाता है, जो खराब माना जाता है, ऐसे एक ब्लैक कलर का बर्ड को यूज़ किया गया। क्यों किया गया, इसका हम रीज़न हम पढ़ेंगे। इसके साथ ये भी कनेक्टेड कर लेंगे हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक एक्चुअली में क्या होता है, एक पॉइजनस प्लांट होता है, खराब प्लांट होता है। इसको भी इस पोएम में यूज़ किया गया। देखना कि बहुत अच्छे अच्छे ट्रीज़ को यूज़ किया जाता है, ओक ट्री या तो सीडर ट्री या तो पाइन ट्री, ऐसे कुछ अच्छे ट्रीज़ को जनरली यूज़ किया जाता है। लेकिन फिर भी क्रो या तो हेमलॉक ट्री जैसे चीज़ों को किस लिए यूज़ किया गया, इसका हमें रीज़न जानना पड़ेगा पहले। तो इसका दो रीज़न होगा। नंबर फर्स्ट, पहले रीज़न होगा कि ये दोनों चीज़ को इसीलिए यूज़ किया गया, ये शो करने के लिए हमारे पोइट का मूड ख़राब था, कि टू इंडिकेट द पोइट्स मूड। नंबर वन, कि ये शो करने के लिए, ये सिग्निफाई करने के लिए द पोइट्स मूड, ये शो करने के लिए। हमने पहले देखा था ना कि पोइट का मूड क्या था। एंड इससे कनेक्टेड और एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पोएम। तो पोइट का मूड पहले क्या था, खराब था, तो ये शो किया गया, ये दोनों नेगेटिविटी को शो किया गया। और एक इसके साथ ये भी हम लिख सकते हैं कि नेगेटिविटी को शो किया गया। और एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा कि हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने सोच लिया कि हम तो एक चैलेंज के हिसाब से लेंगे, लोग जिसको नेगेटिविटी मान रहा है उसको मैं पॉजिटिविटी के हिसाब से ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगा कि यस, इस ये क्या हो सकता है कि एक रीज़न हो सकता है। किसका रीज़न हो सकता है, चेंज एंड हैप्पीनेस का रीज़न हो सकता है। कि समटाइम्स नेगेटिविटी जिसको हम मान रहे हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है, वो भी किसी का लाइफ में एक हैप्पीनेस लेके आ सकते हैं। बस ये दो इम्पॉर्टेंट रीज़न आप याद रखना, क्रो एंड हेमलॉक ट्री से रिलेटेड। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा यहाँ पर कि अनइमेजिनेबल हीलिंग पावर ऑफ नेचर। हमने देख लिया ना कि नेचर का हीलिंग पावर। देखना अपने लाइफ के साथ भी थोड़ा बहुत कनेक्ट करना इस पॉइंट को, कि कभी भी अगर आपका मूड ख़राब हुआ और अगर अपने नेचर के पास में गए, इन द लैप ऑफ नेचर, वहाँ पर जाके आराम से अगर बैठ गए, तो देखना कितना रिलैक्स्ड फील करोगे। तो इन द सेम वे यहाँ पर हमारा पोइट का मूड ख़राब था। सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन द पोइट, तो अचानक वहाँ पर उनका मूड सही हो गया। सिंपल मतलब मूड ठीक हो गया उनका। तो हम मान सकते हैं कि नेचर का एक हीलिंग पावर के बारे में दिया गया। नेचर कौन है यहाँ पर, यस ऑफ कोर्स स्नो का पार्ट्स, डस्ट ऑफ स्नो। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा कि कभी कभी हमारे लाइफ में जिसको हम सिंपली इग्नोर कर देते हैं, कि कोई भी माइनर ऑब्जेक्ट
हमें जिसको लग रहा है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या होगा उसका भी देखना कि एक माइनर ऑब्जेक्ट इसका भी कभी कभी बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो सकते हैं हमारे लाइफ में। माइनर ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट इन आवर लाइव्स। देखना कभी मिलेगा आपको, कैन ऑल्सो हैव अ ह्यूज रोल इन आवर लाइव्स, अ ह्यूज रोल। बस इस 3 पॉइंट्स को अगर आपको याद हो गया तो कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा गया इस पोएम से यू कैन इजीली आंसर एनी क्वेश्चन। एंड इस पोएम को और एक बार आप साइलेंटली पढ़ लेना, देन इट विल बी वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड दिस पोएम। तो हमने इस पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग भी देख लिया। अब इस पोएम का हम राइम स्कीम एंड इसके साथ साथ यूजेस ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच जो लिटरेरी डिवाइस होता है इसके भी हम देख लेंगे अभी। तो यहाँ पर देखना कि सेकेंड स्टैंजा में जो फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन को यूज़ किया गया, हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट, यहाँ पर एच जो कंसोनेंट साउंड इसको 2 बार रिपीट किया गया। एंड थर्ड लाइन पे एंड सेव्ड सम पार्ट, यहाँ पर भी एस इस कंसोनेंट साउंड को 2 बार रिपीट किया गया। एंड आई होप कि मेनी ऑफ यू नो द आंसर कि यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया। अब आराम से कर पाओगे क्योंकि क्लास 9th में ऑलरेडी आपने इसके बारे में पढ़ लिया, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। यहाँ पर यूज़ किया गया एलिटरेशन। एलिटरेशन का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल सा चीज़ कि कोई भी कंसोनेंट साउंड को रिपीट करना। कहाँ पर रिपीट करना? 2 या तो 2 से ज़्यादा वर्ड्स में एट द बिगिनिंग। एक मैं सिंपल एग्जांपल लिख के देता हूँ यहाँ पर, शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हो इसके बारे में कि पीटर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। इसको अच्छे से याद रखना तो कभी एलिटरेशन नहीं भूलोगे आप। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, मैंने सिर्फ एक ही लिख दिया यहाँ पर एलिटरेशन। फिर हम चलते फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा में इस लाइन को देखना, सुक डाउन ऑन मी। यहाँ पर जो ओ वाउल साउंड इसको देखना कि एट द बिगिनिंग ऑफ 2 वर्ड्स रिपीट किया गया। इसका भी एक नाम होता है, अब बोल सकते हो क्या इसका नाम? यस, इसका नाम है एजोनेंस। एजोनेंस का मतलब होगा कि वावल साउंड दैट गेट्स रिपीटेड एट द मिडिल ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन अ लाइन और अ सेंटेंस, बोल सकते हो आप। एजोनेंस देख लिया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शायद आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर तो 2 स्टैंजस दिया गया, लेकिन 2 स्टैंजस को सिर्फ एक ही सेंटेंस पे लिखा गया। और देखना यहाँ पर कहीं पर भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया गया। अब अच्छे से देख लेना कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क, एट द लास्ट ओनली फुल स्टॉप इज गिवन हियर एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड एनजैम्पमेंट। व्हाट इज इट कॉल्ड? एनजैम्पमेंट। अच्छे से लिख लेना आप लोग, या तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इट विल बी वेरी मच इजी। अब कभी भी एक बार सिर्फ देख लेना, वेरी क्लियर हो जाएगा आपके साथ। और एक फाइनली लास्ट चीज़ हम देखेंगे रिलेटेड टू द राइम स्कीम। राइम स्कीम दैट मीन्स कि लास्ट वाला वर्ड के राइम हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वही हम देखेंगे यहाँ पर। तो फाइनली लास्ट में क्या क्या दिया गया? क्रो, द वे अ क्रो, मी, स्नो, ट्री। सो देखना क्रो के साथ स्नो राइमिंग हो रहा है, मी के साथ ट्री हो रहा है, तो अगर हम क्रो को ए मानेंगे, मी को बी, सो क्रो, स्नो, मी, ट्री। ए बी, हार्ट, मूड, पार्ट, रूट। सो हार्ट के साथ आ रहा है पार्ट एंड मूड के साथ रूट। सो इस पोएम का राइम स्कीम हो चुका है ए बी सी डी। बस हो गया पोएम खत्म, इतना ही दिया गया था। और फिर भी अगर कोई डाउट होगा लेट मी नो। बस इतना ही, आज हम आगे मिलेंगे न्यू पोएम जो हमारा दिया गया, फायर एंड आइस, दैट इज ऑल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। टिल देन बाय एवरीबॉडी।